अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। 30 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को ध्यान से नोट कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्स हम देख रहे हैं लगातार, वहां पर देखिए जो एडिशनल फैक्ट होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से नोट कीजिए, एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली करंट अफेयर को शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो 30 अगस्त में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो नियुक्ति की गई है राजविंदर सिंह भट्टी की। आंसर सी हो जाएगा। राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए। अब आपके दिमाग में आएगा राजविंदर सिंह भट्टी कौन है भाई? तो बिहार कैडर के 1990 बैच के एक ऑफिसर हैं राजविंदर सिंह भट्टी, जिन्हें अनीश दयाल सिंह के स्थान पर सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। देखिए, अनीश दयाल सिंह के पास भी एडिशनल चार्ज था डायरेक्टर जनरल का, अतिरिक्त प्रभार, क्योंकि 31 जुलाई को लास्ट मंथ नीना सिंह, जो कि सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल थी, उनका रिटायरमेंट हुआ था इस पद से। तो अतिरिक्त प्रभार था अनीश दयाल सिंह के पास। अब इनके पास से राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का परमानेंट डायरेक्टर जनरल हाल ही में नियुक्त किया गया। अब डायरेक्टर जनरल के तौर पर भट्टी जी का जो कार्यकाल है 30 सितंबर 2025 तक रहने वाला है। ठीक है, सीआईएसएफ के बारे में आप सभी ने सुना होगा। एक भाई फोर्स है जिसका मुख्य कार्य होता है गवर्नमेंट और जो जितने भी गवर्नमेंट उपक्रम है, जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस हैं, है ना, कोल इंडिया हो गया या जितने भी भेल हो गया, इन सब की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के हाथ में होती है। ठीक है, हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। यहां पर अभी मैंने आपको यह फैक्ट बताया है कि नीना सिंह पहली महिला डायरेक्टर जनरल थी सीआईएसएफ की, जो कि 31 जुलाई 2024 को इस पद से रिटायर हुई। फिर अनीश दयाल सिंह के पास यह कार्यकाल गया, एडिशनल चार्ज गया, और अब फाइनली डायरेक्टर जनरल नए बने हैं सीआईएसएफ के। कौन? राजविंदर सिंह भट्टी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 29 अगस्त को भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आईएनएस अरिघाट को लॉन्च किया। आईएनएस अरिघाट क्या है? आईएनएस अरिघाट की बात करें, जिसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में लॉन्च किया है, यह परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे आईएनएस अरिघाट का नाम दिया गया है। अगर आप इस पनडुब्बी की बात करें, परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, इसकी बात करें तो इसकी अगर हम लेंथ देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 111 मीटर, 111.6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, और अगर इसका वजन देखने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 6000 टन इस पनडुब्बी का वजन देखने को मिलता है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त को विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी को सौंपा है आईएनएस अरिघात। ठीक है, आईएनएस अरिघात परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। वैसे यह दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि परमाणु शक्ति से संचालित हो रही है। इसके पहले 2009 में आईएनएस अरिहंत, यह परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी थी, सबमरीन थी, भारत की पहली, जो कि 2009 में इंडियन नेवी को दी गई थी। और अब इसी क्रम में दूसरी कौन? आईएनएस परिघात। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस पनडुब्बी का जो निर्माण है विशाखापट्टनम स्थित इंडियन नेवी के नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया है। यह न्यूक्लियर सबमरीन 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से भी लैस है ना, न्यूक्लियर मिसाइल भी लगी हुई है इसमें। इस सबमरीन से भारत की न्यूक्लियर सेफ्टी को बढ़ावा मिलेगा और भारत की सुरक्षा घेरे को और मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी, स्पेशली कोस्टल एरिया में, है ना, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय एरिया है वहां पर भारत की सेफ्टी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईएनएस परिघात। चलिए
आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आप सभी के लिए जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है, स्पेशली आज का ऑफर ऑफ द डे उन्हीं के लिए है। यूपी में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीएससी हो या फिर अदर वनडे एग्जाम हो, तो आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश जीके का फुल कोर्स अवेलेबल है ई बुक के माध्यम से आपको यहां पर, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये ई बुक अवेलेबल है। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके नॉमिनल चार्जेस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, यूपी की ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, सभी की टॉपिक वाइज आपको ई बुक ये देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश जीके की। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की लिंक अलग अलग है, आप ध्यान से क्लिक करके आपके लिए जो परफेक्ट है, जो आपकी नीड है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। 29 ऑफ अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर। किस खेल से संबंधित है भैया? ये हॉकी। किससे? हॉकी। मेजर ध्यानचंद्र जानते, 1905 में जन्म हुआ था, हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद्र। इन्हीं के नाम पर भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, है ना। 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में इनकी डेथ हो गई थी, इनका निधन हो गया था। हॉकी के जादूगर की उपाधि इनको दी जाती है। इन्हीं की याद में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है पूरे देश में। पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे 2012 में मनाया गया था। ठीक है, पूरे भारत में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना, जितने भी युवा हैं उन्हें खेल गतिविधियों से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को पहली बार कब मनाया गया? 2012 में। देखिए यहां पर मेजर ध्यानचंद्र के बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो अगर हम मेजर ध्यानचंद्र की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद, आज का प्रयागराज है, 1905 में, 29 अगस्त 1905। इसीलिए इस डेट को डिसाइड किया गया है इनके जन्म दिवस को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। हॉकी के जादूगर कहलाते हैं क्योंकि भारत ने ओलंपिक में जो पहला गोल्ड जीता था हॉकी में 1928 में, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में, और इसके बाद भाई लगातार जो हमने गोल्ड जीते हैं हॉकी में, लॉस एंजलिस में 1932 में, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, तो हॉकी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तीनों हॉकी में हम जब मेडल जीत के आए तो इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। इवन 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक में हॉकी का फाइनल हुआ था, फाइनल में इन्होंने अकेले ने 8 गोल दागे थे। ओके, तो बहुत ही मतलब एक बड़ा योगदान भारतीय खेलों में उस वक्त जब भाई हम आजाद भी नहीं हुए थे। इसीलिए मेजर ध्यानचंद्र को पद्म भूषण दिया जा चुका है 1956 में, और 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम चेंज किया गया था और इसे किया गया था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। कब? 2021 में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक एक फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगेन बता रहा हूं मैं आपको कि भैया मेजर ध्यानचंद्र का फैक्ट तो छोड़ के आना ही मत, इनको तो याद रखना। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसे शॉर्ट में नेस्कॉम के नाम से जाना जाता है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नेस्कॉम की हाल ही में नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है सिंधु गंगाधरन। आंसर डी, सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की वर्तमान में नई अध्यक्ष। एसएपी लैब इंडिया की एमडी है सिंधु गंगाधरन, जिन्हें नेस्कॉम का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया। इनके पहले राजेश नाम्बियार इस पद पर थे, जिनका स्थान लिया है सिंधु गंगाधरन ने, है ना। अब यहां पर आपको जो डाउट आएगा ना, वो नेस्कॉम को लेकर आएगा कि सर ये कंपनी क्या करती है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है। तो भारत में जितना भी आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है और जितनी भी बीपीओ कंपनीज है, उनका एक व्यापारिक संघ है ना, उन सबकी यूनाइटेड एक संस्था है। भारत में इंडस्ट्री में उत्पन्न होने वाली आईटी और बीपीओ,
इन इंडस्ट्री में जो भी समस्या होती है, जो भी विवाद होती है, जो भी विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए मध्यस्थता और सलाह करने वाली संस्था है नेस्कॉम। देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आती है जो कि आईटी सेक्टर को पसंद नहीं आ रही है, जो उनके थोड़ा सा हो सकता फेवर में ना हो, तो अब आईटी सेक्टर की एक एक कंपनी तो गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करेगी नहीं, तो उनका एक संघ होगा आईटी कंपनी या बीपीओ का, तो वो क्या कहलाता है, नेस्कॉम कहलाता है। अब ये गवर्नमेंट से डील करेगी जो भी सही होगा आईटी कंपनीज के लिए। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अध्यक्ष कौन बना, सिंधु गंगाधरन, नई अध्यक्ष नेस्कॉम की। आगे आइए, अगस्त 2024 में जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट है। इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जानते हैं कौन है, गौतम अदानी। अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक गौतम अदानी इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट। वैसे लास्ट बार जब ये लिस्ट आई थी तो मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली पहले नंबर पर थे, लेकिन अब इस साल जो लिस्ट आई है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024, इसमें गौतम अडानी पहले स्थान पर है। इनकी पिछले साल जो रैंक थी सेकंड, उससे इनका इजाफा हुआ है, एक नंबर पर आए हैं। इनकी टोटल वेल्थ देखें तो 11,61,800 करोड़ की वेल्थ है गौतम अडानी की। ओके, और मुकेश अंबानी की बात करें तो इनकी 1,14,700 करोड़ रुपए की वेल्थ है। ये दूसरे नंबर पर आए, पिछले बार पहले नंबर पर थे तो इनकी रैंक गिरी। आई थिंक एक दो याद कर लोगे काफी हो जाएगा। उसके बाद मैंने मेंशन तो कर दिया है, पीडीएफ में देख लेना, पर ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो याद कर लो काम हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे यंगेस्ट रिच व्यक्ति की बात करें इंडिया में इस लिस्ट के अनुसार तो ये कैवल्य बोहरा है, 21 साल के हैं। स्टार्टअप है एक जेप्टो, इसके मालिक है। ओके, पहली बार जो एंटरटेनमेंट में रिच लिस्ट जारी की गई है उसमें शाहरुख खान का नाम भी मेंशन किया गया है। तो शाहरुख खान हुरून इंडिया रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया है। पहली बार शाहरुख खान का नाम आया है। सबसे रिच व्यक्ति कौन, गौतम अडानी। फतेह में मोहजे रानी किस देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है। तो फतेह में मोहजे रानी, ठीक है, नाम थोड़ा सा टफ है लेने के लिए। तो फतेह में मोहजे रानी यह हाल ही में पहली महिला स्पोक पर्सन या गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है ईरान देश की। अब ईरान आपको पता है एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शन इस्लामिक स्टेट्स में होते हैं। तो अभी तक ईरान में कोई भी महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन कभी भी महिला नहीं रही, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फतेह में मोहजे रानी पहली बार ईरान की गवर्नमेंट स्पोक पर्सन बनी है। ठीक है, यहां पर इमेज देखिए, ये है। तो फतेह में मोहजे रानी की बात करें तो ईरान की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक पर्सन है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने हाल ही में इनकी इस पद पर नियुक्ति की है, या फिर इनके सुझाव से गवर्नमेंट ने इन्हें नियुक्त किया है गवर्नमेंट स्पोक पर्सन के रूप में। मोहजे रानी की बात करें तो एडिनबर्ग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्टर रही है ना, यहां पर डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित है मोहजे रानी, जो कि ईरान में गवर्नमेंट स्पोक पर्सन है, पहली ईरान की। निम्नलिखित में से किसने 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती है। तो 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप 61वां एडिशन, यह जीता है कार्थिक वेंकट रमन ने। आंसर सी, किसने, कार्थिक वेंकट रमन, भारत के बहुत ही फेमस चेस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। तो 61वीं नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया था गुरुग्राम में, जहां पर ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने 61वें नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। ओके, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। कहां से है, तमिलनाडु राज्य से। और 2018 में ये भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इसी कंपटीशन में दूसरे स्थान पर सूर्य शेखर गांगुली रहे, लेकिन आप विनर को याद करिए, ये है कौन, कार्तिक वेंकट रमन। ठीक है, तो 61वीं नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ, गुरुग्राम।
जीती किसने? कार्तिक वेंकट रमन ने। ठीक है। अब भारत में एनुअल नेशनल चेस चैंपियनशिप है जिसका आयोजन 1955 में शुरू किया गया था, नेशनल चेस चैंपियनशिप के नाम से। दलजीत सिंह चौधरी को किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक बनाया गया है? दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो यह हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए बीएसएफ में, सीमा सुरक्षा बल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ठीक है ना। दलजीत सिंह चौधरी किस अर्धसैनिक बल के डायरेक्टर जनरल? सीमा सुरक्षा बल। ठीक है। तो होम मिनिस्टर ने होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने दलजीत सिंह चौधरी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। देखिए बीएसएफ के कहां से बिलोंग करते हैं, इनकी बात करें तो यूपी कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। कौन? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने, हमने आंसर ले लिया है बीएसएफ। ठीक है। नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के पद से हटाया गया था कुछ समय पहले, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हुए। देखिए बीएसएफ का काम क्या है पहले तो यह समझो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की होती है। इसके डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल थे कुछ समय पहले तक, लेकिन कंटिन्यू बैक टू बैक 2-3 हमले हो गए थे जम्मू कश्मीर में, आतंकवादी हमले, और भाई इसमें सीधा सा फेल्योर नितिन अग्रवाल का है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल है तो डायरेक्टर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। तो इनको हटा दिया गया था उस वक्त, और जो दलजीत सिंह चौधरी है ना डायरेक्टर जनरल के रूप में बीएसएफ में अतिरिक्त एडिशनल चार्ज दिया गया था डायरेक्टर जनरल का दलजीत सिंह चौधरी को, लेकिन अब इनकी परमानेंटली नियुक्ति कर दी गई है स्थायी रूप से। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? दलजीत सिंह चौधरी, याद रखिएगा। वैसे आपको यह तो पता चल ही गया है कि बीएसएफ का काम क्या है ना। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा का काम बीएसएफ का है। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के तौर पर 30 नवंबर 2025 तक काम करने वाले हैं, बने रहेंगे डायरेक्टर जनरल। चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस पहली बार किस राज्य में देखने को मिला था? कुछ समय पहले भी सुर्खियों में था, अगर आपको पता हो तो। चांदीपुरा वायरस महाराष्ट्र में सबसे पहली बार डिटेक्ट किया गया था। अभी सुर्खियों में क्यों है भाई? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर भाई एडवाइजरी जारी की है, चांदीपुरा वायरस को लेकर, या चांदीपुर वायरस भारत में ग्लोबल अलर्ट के रूप में इसे देखा गया। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 20 साल बाद भारत में चांदीपुरा वायरस का सबसे बड़ा प्रकोप देखने को मिला है। सबसे पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा में इसे डिटेक्ट किया गया था, गांव में, इसीलिए वायरस का नाम ही चांदीपुरा वायरस बन गया, नाम ही पड़ गया। ठीक है। रेब्डोविरिडे फैमिली का एक वायरस है भाई, आरएनए वायरस है, जो कि नॉर्मली मक्खियों से, मच्छरों से फैल सकता है। ठीक है। फ्लू से लेकर दिमागी बीमारी, बुखार जैसे अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती लक्षण तो वही होते हैं सब में, वॉमिटिंग होती है, फीवर आता है, हेडक होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, पर फिर बाद में फिर फाइनली मृत्यु भी हो सकती है दिमागी बुखार के रूप में। तो ये चांदीपुरा वायरस है जो सबसे पहली बार महाराष्ट्र में देखने को मिला था 1965 के अराउंड। कहां देखने को मिला था? महाराष्ट्र में। और अब डब्ल्यूएचओ ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तेगबीर सिंह माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने। माउंट किलीमंजारो किस देश में स्थित है? तो देखिए माउंट किलीमंजारो की बात करें, पहले तो आंसर लें फिर हम बात करेंगे तेगबीर सिंह की। तो माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि देखने को मिलती है तंजानिया में। अब भारत के तेगबीर सिंह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने, 5 साल के हैं सिर्फ। कौन? तेगबीर सिंह। यहां पर देखिए छोटा सा बच्चा है। हाल ही में पंजाब के तेगबीर सिंह ने माउंट किलीमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 5 साल की आयु में माउंट किलीमंजारो को तेगबीर सिंह ने फतह किया है, और इसी के साथ तेगबीर सिंह माउंट किलीमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं। वैसे सेम रिकॉर्ड सर्बिया के ऑक्जेन सिवकोविक के नाम भी है। इन्होंने भी 5 साल की एज में
6 अगस्त 2023 को माउंट किलीमंजारो को फतह किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है तेगबीर सिंह ने। ये भी 5 साल, वो भी 5 साल, तो उनका तो पहला था तो रिकॉर्ड बन गया, इन्होंने बराबरी की। पर एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की सबसे कम उम्र में, तेगबीर सिंह। कहां के हैं? तो तेगबीर सिंह की बात करें तो भारत के पंजाब राज्य से बिलोंग करते। माउंट किलीमंजारो तंजानिया में, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो यहां पर हम कुछ सारे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे माउंट किलीमंजारो, कहां पर? तंजानिया। 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट, ऑलमोस्ट 8,848 मीटर। देखिए अब कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देखने को मिलती है, क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है ना। तो इसके आसपास जो भी ऑप्शन मिलेगा वो सही है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ, 6,961 मीटर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, जिसे अब माउंट डेनाली के नाम से भी जाना जाता है, 6,194 मीटर। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुश, 5,642 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने बात की माउंट किलीमंजारो, 5895, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉसियुस्को, 2228 मीटर। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ, 5,140 मीटर की ऊंचाई। तो ये वर्ल्ड की सबसे 7 कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटियां है, याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जाती है। डन। तो यहां पर हमने 30 अगस्त के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया, हमारा फोकस क्वेश्चन था लास्ट। अब हम बढ़ेंगे लास्ट डे के रिवीजन की तरफ, ठीक है। एक एक करके आंसर ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के चेयरमैन कौन बने भाई इनमें से? जय शाह, अमित शाह के बेटे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की? किसने? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किसे एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो एनएसजी के महानिदेशक कौन? बी श्रीनिवासन। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? तो 28 अगस्त 2014। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है सतीश कुमार को। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? मां अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं डेविड मलान, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की। 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी? तो यह है 12। हाल ही में किस महासागर में तूफान सानसन देखने को मिला? तो पैसिफिक ओशियन में, जापान के तटों से टकराया है। हाल ही में स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्पाइस्ड स्कीम को लॉन्च किया है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? तो केरल के कोच्चि में स्थित है। सारे क्वेश्चन मिल गए, लास्ट डे के आंसर मिल गए, इजी थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं भाई। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? रशिया का। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए जितने भी मैंने कमेंट देखे ना, एक्चुअल में आधे से ज्यादा के आंसर गलत है, क्योंकि पहली भारतीय जो कि ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हुई है आईओसी के, ये इंदिरा गांधी है भाई। और दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ जो कमेंट करते हैं ना स्टूडेंट, जितने भी आप लोग हैं, गूगल करते हो जाके, इससे पता चला मुझे कि तुम गूगल करते हो जाके, क्योंकि गूगल पे जब सर्च किया गया कि पहले भारतीय कौन ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले, तो गूगल ने भी अभिनव बिंद्रा का नाम दिया। लेकिन भाई अभिनव बिंद्रा दूसरे व्यक्ति है, पहली है इंदिरा गांधी। तो बहुत गिने चुने कमेंट में यहां पर आंसर सही मिला मुझे, तो मैं समझ गया तुम लोग है ना
गूगल कर करके आंसर कर रहे हो यहाँ पर। भाई पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। कितना पढ़ाएं आपको, कितने धनाधन वीडियो आ रहे हैं, धनाधन करंट अफेयर आ रहा है, मैराथन आ रही है, मंथली करंट अफेयर आ रहा है, क्विज आ रहा है, एप्लीकेशन पे भर भर की चीजें आपके लिए मटेरियल पड़ा है, फिर भी गूगल करना पड़ रहा है जाके तुमको। मतलब तुम मुझे दलील करते हो ऐसा लग रहा। भाई पढ़ो, समझो, नोट करो, नोट्स बनाओ, वहां से देखो। ये गए गूगल और ये लो सर आंसर। क्या है, क्यों है, ना समझना है ना कुछ देखना है, तुम बर्बाद करोगे। चलो पढ़ो भाई पढ़ो। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की जाएगी? तो ये प्रारंभ की जाएगी हरियाणा में। ठीक है, तो ये आंसर मिल गए तीनों के। और अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, गूगल मत करना, हाथ जोड़ू तुम्हारे। चलो, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कौन सा है? करोगे गूगल ही तुम लोग। चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तीनों के आंसर कमेंट में बताना बिना गूगल किए। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाओ, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। कमेंट करने लगते हो बिना वीडियो देखे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपके लिए वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लो। ठीक है, चलिए कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।